Hello and welcome back to another session of Learn with Vrinda. So, guys, a very warm welcome to all of you in this session of Class 9 Science, in which we are on chapter number 9, चैप्टर नंबर 4। सो आप सबका स्वागत है, आप सभी का वार्म वेलकम है साइंस के इस प्लेलिस्ट में, जिसके अंदर हम साइंस के क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कवर कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर आपकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी से लेकर कैनाल रे एक्सपेरिमेंट एंड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट तक आप ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिफरेंस जो है बेसिक, वो भी क्लियर कर लिया है। सो नाउ इन दिस सेशन, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कुछ डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से बिगनिंग हुई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो कि डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर स्ट्रक्चर दिया था और उन्होंने बताया था कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। ठीक है, उन्होंने कहा था एटम अनडिस्ट्रक्टेबल है एंड अनडिवाइडेड है। एटम को ना ही तोड़ा जा सकता है, ना ही बांटा जा सकता है। बट जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होने लगी, उस टाइम पर ये बात गलत साबित हो गई। ठीक है, तो पहले कुछ फेलियर्स थे डेल्टन की एटॉमिक की थ्योरी के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज डेल्टन एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट द एटम वॉज इनडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। वही बात कि डेल्टन ने कहा था कि एटम अनडिवाइडेड है, अनडिस्ट्रक्टेबल है, ना एटम को बांटा जा सकता है, ना ही एटम को तोड़ा जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम लीड टू द फेलियर ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी जब एटम के अंदर हुई तो उसकी की वजह से डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी वहाँ पर आकर फेल हो गई। It was then considered necessary to know how electron was arranged and proposed within an atom। और उस टाइम पर, उस समय पर यह जानना और भी ज़रूरी हो गया लोगों के लिए कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, या किस अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं। इन सारी कमियों की वजह से डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल कर दी गई। डाल्टन की थ्योरी फेल होने के बाद जो पहला मॉडल था वो थॉमसन ने, जे थॉमसन ने प्रपोज किया था, जिसे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम कहा जाता है। इन दिस मॉडल ही सेड दैट हिज मॉडल ऑफ एटम सिमिलर टू क्रिसमस पुडिंग और अ वाटरमेलन, and he said electrons are present in pair of positive charge like dry fruits in Christmas pudding or like seed in watermelon spread all over, and atom is neutral as the number of positively charged atom is equal to the negatively charged particle। तो थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन ने सबसे पहले कहा कि जो उनका मॉडल है वो खीर की तरह, क्रिसमस की पुडिंग की तरह है और वाटरमेलन की तरह सिमिलर है। तो इसे पुडिंग मॉडल ऑफ एटम या फिर वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। तो उन्होंने इन दो चीज़ों से एटम को कंपेयर किया। इन्होंने कहा कि एटम जो है वो पूरा, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पॉजिटिव चार्ज के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स की तरह हैं। उनके अकॉर्डिंग एटम जो होता है वो पूरा का पूरा एक पॉजिटिव गोला है, पॉजिटिव स्फीयर है, और उसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर कहीं भी प्रेजेंट होते हैं। इसकी कंपैरिजन उन्होंने करी कि जैसे खीर होती है तो खीर का कटोरा आपका हो गया एटम, और उसके अंदर जैसे ड्राई फ्रूट प्रेजेंट होते हैं वैसे ही हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही उन्होंने एक और कंपैरिजन करी वाटरमेलन के साथ, और उन्होंने कहा कि वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन होता है वो है आपका एटम, और उसके अंदर जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो है हमारे इलेक्ट्रॉन। और जैसे पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स और वाटरमेलन के अंदर सीड कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं, हेयर एंड देयर, बहुत कम अमाउंट में पॉजिटिव स्पेयर के अंदर, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट होते हैं। और जो ओवरऑल एटम होता है वो इसलिए न्यूट्रल होता है क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। ये उनके कुछ पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए थे, उनके क्या पोस्टुलेट थे। Thomson proposed
An atom consists of a positively charged sphere and the electron are embedded in it. The positive and the negative charge are equal in magnitude, so the whole atom is electrically neutral. उन्होंने दो मेन बातें कही थी, जिसमें से पहली बात ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम है, उसके अंदर पॉजिटिव, जो एटम है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो एटम पूरा पॉजिटिव स्पेयर हो गया और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हेयर एंड देयर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। सो जो पूरा का पूरा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। आई बात समझ में? अब इसी चीज़ को थॉमसन के इसी मॉडल को, कौन से मॉडल को, क्रिसमस मॉडल, सॉरी क्रिसमस पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल को अगर हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा होगा। ये सर्कल हमारा पॉजिटिव स्पेयर है और इसके अंदर आपको माइनस माइनस दिखाई दे रहे हैं, ये माइनस हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यही बात थॉमसन ने कही थी कि ऐसा एक बड़ा सा पॉजिटिव स्पेयर प्रेजेंट होता है और उस बड़े से पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर उधर प्रेजेंट होते हैं। सो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आपको क्लियर हुआ? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थॉमसन के मॉडल की बात हमने कर ली, अब कुछ ड्रॉबैक थे, वो क्या थे? ऑल्दो Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, but the result of the experiment carried out by other scientists could not be explained by this model. यानी कि इस मॉडल के थ्रू थॉमसन ने ये बात तो समझा दी थी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, बट उसी टाइम पे करने वाले जो अलग अलग साइंटिस्ट थे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, उनके रिजल्ट को थॉमसन नहीं समझा पाए थे अपने इस एक्सपेरिमेंट, अपने इस मॉडल के थ्रू, एंड दैट्स वाई दिस एक्सपेरिमेंट फेल। इसी वजह से ये एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो गया था। बट इस एक्सपेरिमेंट ने एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि क्यों आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। So let's start Rutherford's model of atom. Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom, and for knowing this he performed alpha ray experiment. तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिनका इंटरेस्ट ये जानने में था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं, और ये जानने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे अल्फा रे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और इनके मॉडल को समझने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इनका पूरा का पूरा मॉडल जो था एटम का वो इनके इन्हीं एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड था, इन्हीं एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था। सो ओके, बिफोर नोइंग अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम, हमें किसके बारे में जानना होगा? हमें अल्फा रे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना होगा। In this experiment, fast moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. अल्फा रे एक्सपेरिमेंट के अंदर रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने फास्टली मूविंग, बहुत तेज स्पीड से चलने वाले अल्फा पार्टिकल को लिया और उन्हें गोल्ड की फॉइल के ऊपर गिराया। ठीक है, गोल्ड की उन्होंने बहुत पतली सी फॉइल ली, उस पतली सी फॉइल के ऊपर इन्होंने बहुत फास्ट स्पीड से आने वाले अल्फा पार्टिकल को फॉल करवाया। He selected gold foil because he wanted thin as possible, and this gold foil was about 1000 atom thick. तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड की शीट को ही क्यों लिया, गोल्ड की फॉइल को ही क्यों लिया? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के लिए रदरफोर्ड जितनी पतली हो सके उतने पतली शीट को चाहते थे, उतनी पतली लेयर को चाहते थे। और ये जो लेयर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करी थी, ये लेयर सिर्फ और सिर्फ 1000 एटम मोटी की थिकनेस के साथ बनी हुई थी। तो सोचिए कि इसकी थिकनेस कितनी कम थी, कितनी पतली ये थिन लेयर थी, और इस थिन लेयर पे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या करवाया था, फॉल करवाया था। कौन से इलेक्ट्रॉन को, सॉरी कौन से एयर पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल को। ठीक है, तो आगे एक्सपेरिमेंट समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं। अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयन
Since they have a mass of 4u, the fast moving alpha particle have a considerable amount of energy. इसका मतलब ये होता है कि अल्फा पार्टिकल क्या है, आपके अल्फा पार्टिकल एक डबल चार्ज का हीलियम आयन होता है, ठीक है। एक हीलियम आयन जिसके ऊपर +2 का चार्ज होता है, उसी हीलियम आयन को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। और हमारे इस अल्फ़ा पार्टिकल का मास जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 4 एटॉमिक यूनिट। और इस वजह से इसके पास अच्छी खासी एनर्जी प्रेजेंट होती है और उसी एनर्जी के साथ इसको फॉल कराया गया था। It was expected that alpha particle would be deflected by the subatomic particle in gold atom since the alpha particle were much heavier than the proton. He did not expect to see large deflection. अब थॉमसन ने कहा था कि एटम की अगर हम बात करें तो एटम में एक पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उनके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और जो अल्फ़ा पार्टिकल हमने लिया उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो रदरफोर्ड का मानना ये था कि हमारा दिया हुआ पॉजिटिव चार्ज सामने वाले पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा और टकरा कर वापस आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे वाले पॉजिटिव चार्ज पर वैल्यू ज़्यादा थी तो उन्हें ये उम्मीद थी कि बहुत छोटी छोटी डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेंगी। अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड की फॉइल से टकराएगा और टकरा के उल्टा वापस आ जाएगा, वो भी छोटे छोटे एंगल्स पर। बट the results were totally different. The result were very unexpected and very shocking for him. उन्होंने जो सोचा था उनका रिज़ल्ट उसके बहुत अलग आया, उससे बहुत अलग आया और रिज़ल्ट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग एंड बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने सोचा ही नहीं था क्योंकि वो तो थॉमसन के मॉडल के बेसिस पे चल रहे थे कि थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराएगा तो टकरा कर वापस आएगा। एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग दैट एटम जो है उससे अल्फ़ा पार्टिकल टकराएगा और टकरा के वापस आएगा। सो लेट्स सी व्हाट ही ऑब्जर्व एंड व्हाट ही फाउंड इन हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या देखा, उन्हें क्या समझ में आया। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट को और उसके ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए पहले इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, इसे डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। देखिए आपके सामने सपोज़ ये गोल्ड की फॉइल है, ये जितने भी सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये गोल्ड के एटम हैं और ये जितने भी एरो दिखाई दे रहे हैं ये हमारे अल्फ़ा पार्टिकल हैं। तो थॉमसन ने ऑब्ज़र्व किया, रदरफोर्ड ने ऑब्ज़र्व किया कि जब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को इस पे भेजा तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए, उससे पार निकल गए, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पे प्लस का चार्ज है, गोल्ड फॉइल पे प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज प्लस के चार्ज से टकराएगा तो टकरा कर वापस आना चाहिए था। बट वापस आने की जगह क्या हुआ, अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गए। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने देखी, उन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो टकराकर छोटे छोटे एंगल से वापस आ रहे थे, ठीक है, तो वापस तो आए बट बहुत ही कम आए। और तीसरी ऑब्जर्वेशन जो उन्हें मिली वो ये मिली कि कुछ एटम्स जो थे, कुछ पार्टिकल्स जो थे वो एटम से टकराने के बाद छोटे छोटे एंगल से पास आउट हो रहे थे। तो ये कुछ चीज़ें उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में समझ में आई और इन तीनों चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो पार्टिकल होंगे वो टकरा कर वापस आ जाएंगे, बट इसका उल्टा हुआ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पार्टिकल फॉइल को पास कर गए, उसे क्रॉस कर गए। और जैसा कि उन्होंने सोचा था कि बहुत कम ऐसा होगा कि पार्टिकल टकराएंगे और टकराने के बाद वापस आ जाएंगे, बट अगेन जो उन्होंने सोचा वैसा नहीं हुआ। सो व्हाट ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद, ही ऑब्जर्व डेट मोस्टली पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल, कि ज़्यादातर पार्टिकल गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट पास कर गए। सम पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए। 1 out of every 12,000 पार्टिकल अपीयर्ड टू रीबाउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 12,000 में से जाके कहीं एक पार्टिकल होता था जो वो रिजल्ट शो कर रहा था जो कि उन्होंने सोचा था। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये समझ में आया? इज़ इट क्लियर?
और अपनी इन्हीं सारी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया? ही कंक्लूडेड that most of the space inside the atom is empty because mostly particle passed through the gold foil without getting deflected। यानी कि एटम के अंदर का जो बहुत सारा हिस्सा है वो खाली है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल गोल्ड फॉइल को पास कर गए थे, और वो इसीलिए पास कर गए क्योंकि बीच की जगह क्या है? खाली है। इसी वजह से वो पूरी तरीके से पास आउट हो गए। The next one is very few particles were deflected from their path, indicating that positive charge of atom occupies very little space। यानी कि बहुत कम पार्टिकल्स जो थे वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए थे, जिससे कि ये पता चल रहा था कि एटम के अंदर बहुत छोटा हिस्सा ऐसा है जो कि ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। जिसने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। एटम के अंदर बहुत छोटे से हिस्से में चार्ज प्रेजेंट है, बाकी पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? खाली है। ये दो पॉइंट समझ में आए, ये दो कंक्लूजन के पॉइंट उन्होंने जो बताए थे। पहला क्या कि एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली है, और दूसरा ये कि एटम का चार्ज बहुत छोटे सी जगह पर ऑक्यूपाइड है। The next point is a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all positive charge and mass of gold were concentrated in a very small volume within the atom। यानी कि बहुत छोटे फ्रैक्शन में 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ था। प्लस का चार्ज प्लस के चार्ज से टकरा के वापस आया था, जिससे कि रदरफोर्ड ने ये डिस्कवरी करी, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से हिस्से में कॉन्सेंट्रेटेड है। बहुत छोटी सी वॉल्यूम जो होती है एटम के अंदर, उसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एंड रेस्ट ऑफ द जगह कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इनके अलावा उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था? द नेक्स्ट पॉइंट इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज 1/1 लाख ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर में था उसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया, और उन्होंने कहा कि जो इस न्यूक्लियस की वॉल्यूम होती है वो पूरे एटम के 1 लाख हिस्से के बराबर होती है, और इसी न्यूक्लियस के अराउंड हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रिवॉल्व करते हैं। आफ्टर डैट ही सेड दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी हाई, और उन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी क्या है? बहुत हाई है। एंड वन मोर थिंग दैट ही फाइंड आउट, एंड दैट इज़ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज़ अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। यानी कि अगर हम दोनों की रेडियस की कंपैरिजन करें तो जो न्यूक्लियस की रेडियस का जो साइज़ है और जो एटम की रेडियस का साइज़ है, तो न्यूक्लियस की रेडियस के साइज़ को 10⁵ टाइम ज़्यादा कर दें तो उतना हमारे एटम का साइज़ होता था। यानी कि दोनों के साइज़ में 10⁵ का डिफरेंस प्रेजेंट था। सो इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना समझ में आया? यहाँ तक अभी हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करी, उनके कंक्लूजन की बात करी। अभी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में बात करना रह गया है, एंड वी विल डिस्कस इट अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल नाउ आपको इस चैप्टर में आपने अभी तक जो जो समझा वो समझ में आया कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। हमने डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के फेलियर के बारे में पढ़ा, हमने थॉमसन के क्रिसमस पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अल्फा रे पार्टिकल के बारे में जाना था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अगर इतना क्लियर हो गया तो फिर हम आगे पहुँचेंगे, आगे के लिए बात करेंगे। बट फॉर नाउ this is the end of our today's lecture. So if you have any doubt and any query regarding anything, you can ask me anytime through the comment box. Till then, bye bye, take care and good night.